हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी पीवाईक्यू सीरीज़ नंबर 15 रहने वाली है, जिसके अंदर हम शिक्षण प्रतिमान की बात करेंगे। मॉडल ऑफ टीचिंग की हम बात करेंगे। तो आपके लिए मैं 1-2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल था, जिस वजह से मैं आपके लिए वीडियोज़ को अपलोड नहीं कर पा रही थी। बट अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर ही आपके लिए एक वीडियो शाम को अपलोड कर दिया करूँ 6 बजे। तो आप मेरे साथ बने रहिए और आपका जो सिलेबस है वो भी मैं जल्दी ही कंप्लीट कर दूँगी। आई थिंक हमारा सिलेबस 15-16 इतना तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 1-2 दिन ऊपर-नीचे हो सकता है, तो वो हम देख लेंगे कि किस तरह से होता है। और उसके बाद कुछ एक मैंने टेस्ट सीरीज़ की भी आपको बात की थी कि मैं आपके लिए यूट्यूब पर ही कुछ एक थोड़े बहुत क्वेश्चंस को हम प्रीवियसली क्वेश्चन को रिवाइज़ भी करेंगे। तो मैं वो भी देखती हूँ, क्योंकि हमें 5-6 सीरीज़ तो करनी ही पड़ेगी, जिसके बेसिस पर आपको भी सेल्फ इवैल्यूएशन हो जाए कि आपको कितना समझ आया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और इसके साथ साथ आप इन क्वेश्चंस में खुद भी अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं। आप ये क्वेश्चंस को अच्छे से देखना, फिर उसके बाद 4 में से एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेना एंड लास्ट में आप एक कॉपी कागज़ लेकर अपने पास बैठ जाना, जिसके ऊपर आप कॉपी पेन में साथ साथ में लिखते रहना कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं इसमें से। तो इससे क्या होगा, इससे आपको अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन का पता चलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आप एकदम कॉन्फिडेंटली देख पाएंगे कि इस सब्जेक्ट पे या इस टॉपिक पे आपकी कितनी पकड़ हो चुकी है। ठीक है, चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। मॉडल ऑफ टीचिंग डिस्क्राइब टीचिंग एज। अच्छा जी, अब शिक्षण का मॉडल शिक्षण का वर्णन इस प्रकार करता है। हमने मॉडल ऑफ टीचिंग की बात की थी, तो मॉडल ऑफ टीचिंग को हमने क्या बोला था कि एक तरह का फ्रेमवर्क होता है जो एजुकेटर्स को एक तरह की उसकी जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज़ है उनको एनहांस करने में हेल्प करता है, और उसके लर्निंग एक्सपीरियंस और स्टूडेंट के साथ उसने कैसे डील करना है उन सबको भी ये क्या करता है, अच्छे से देखता है। यानी कि इन सब के बीच में एक तरह से अच्छा कोरिलेशन बिठाने में हेल्प करता है। तो शिक्षण मॉडल का शिक्षण का वर्णन इस प्रकार से होता है। अब क्यों ज़रूरी है मॉडल ऑफ टीचिंग, ये आपने बताना है कि ये होना चाहिए हमारे करिकुलम में या हमारे जब हम बात करते हैं टीचिंग एंड लर्निंग की, तो उसमें हमारा मॉडल ऑफ टीचिंग का होना ज़रूरी है या नहीं है। ज़रूरी है तो क्यों है, इसके बारे में आपने बताना है। फर्स्ट है आपका इट ऑफ टू बी, यह होना ही चाहिए। सेकंड है गिविंग इंफॉर्मेशन, जानकारी दे, ये क्या करता है, जानकारी देता है। थर्ड है आपका शेयरिंग एक्सपीरियंस, अनुभव को साझा करने के का काम करता है। फोर्थ है आपका कार्यभार, यानी कि असाइनमेंट देने में हेल्प करता है। तो अगर हम बात करें लास्ट ऑप्शन से, तो कार्यभार यानी कि असाइनमेंट, तो ये तो हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ा है कि टीचिंग मॉडल असाइनमेंट का काम करता है। हमने तो हमेशा ही पढ़ा है कि फ्रेमवर्क की तरह काम करता है, एक तरह की इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी होती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। फिर है आपका शेयरिंग एक्सपीरियंसेस। अब शेयरिंग एक्सपीरियंसेस की जब हम बात करते हैं, तो इसमें हम अपने अनुभव को थोड़ी ना शेयर करते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम शिक्षा में कैसे सुधार ला सकते हैं ना, पाठ्यचर्या का कैसे विकास कर सकते हैं, कैसे हम गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे हम एक तरह से शिक्षण सामग्री की विशिष्टता को दिखा सकते हैं। ये सारी चीज़ें ही हमारी ज़रूरी होती है। ये सारे पर्पज़ को फुलफिल करता है हमारा शिक्षण प्रतिमान। तो इसमें से गिरवत जानकारी भी नहीं देता है ये हमें, क्योंकि ये तो क्या है, ये एक तरह की स्ट्रेटेजीज़ है ना, स्ट्रेटेजीज़ है ये एक तरह की, जहाँ पर एक एजुकेटर खुद के लिए एक फ्रेमवर्क बनाता है कि टीचिंग लर्निंग को मुझे कैसे इंप्रूव करना है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें आ जाएगा कि यह होना ही चाहिए। ये क्यों होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे हमारी टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। और इसके साथ साथ ही क्या हो जाता है, इसके साथ साथ ही हमारे करिकुलम भी अच्छे से डेवलप हो जाता है। यह एक तरह की गाइडलाइन की तरह काम करता है टीचर्स के लिए, जिससे कि टीचर को पता चलता है कि उसे किस तरह से अपनी इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज़ को रखना है और कैसे उसको अपने बच्चों को इन्वॉल्व करना है और किस तरह से उसने किस टॉपिक को पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें बताता है। तो इसलिए यह क्या करता है, यह एक तरह से हमारे शिक्षण में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या कहता है, अ टीचिंग मॉडल यूज्ड बाय टीचर इन द क्लासरूम टू फैसिलिटेट ग्रुप वर्कर आर। अच्छा, जब समूह कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए कक्षा में शिक्षण द्वारा आयोजित किए जाने वाले शिक्षक मॉडल है। अब क्या होता है कि कई बार हमने क्लासरूम में बच्चों के अंदर कॉपरेशन की भावना को उत्पन्न करना होता है ना, उनके अंदर हमने एक तरह से सोशल लर्निंग डेवलप करनी होती है ना, सामाजिक या समूह में कार्य करने की क्षमता डेवलप करनी होती है। तो हमें उस टाइम पे किस तरह के मॉडल्स का यूज़ करना चाहिए। पहला है आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, सूचना प्रसंस्करण प्रतिमान। सेकंड है आपका बिहेवियर मॉडल, यानी कि व्यवहार प्रतिमान। थर्ड है आपका पर्सनल मॉडल, यानी कि व्यक्तिगत प्रतिमान। फोर्थ है आपका सोशल इंटरेक्शन प्रतिमान, यानी कि सामाजिक संपर्क प्रतिमान। तो आप इसका आंसर फटाफट से कर दे कि कौन सा हो सकता है हमारा इसमें से
तो अगर हम बात करें इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल की, तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में हमने क्या बात की थी, जहाँ पर हम डेटा की बात करते हैं, मेमोरी की बात करते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम एक तरह से सोचने की बात करते हैं, कॉग्निशन की बात करते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं, लॉजिक की बात करते हैं, तो वो सारी क्या हो जाती है, हमारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल हो जाते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि ये तो हमारी सोसाइटी से लिंक कहीं भी नहीं कर रहा है। फिर है आपका बिहेवियर मॉडल, जहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, अपने अपने पर्सनल बिहेवियर की, हमारी क्या इंस्पिरेशन है ना, कितने हमारे अंदर डिज़ायर है, कितनी हमारे अंदर एक तरह से हम कह सकते हैं ना ऑप्टिमिस्टिक कितने हैं हम लोग, अपने बारे में हम क्या सोचते हैं, हमारी सेल्फ अवेयरनेस कितनी है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती है, ये हमारी बिहेवियर के मॉडल्स के अंदर आ जाती है। फिर है आपका पर्सनल मॉडल। पर्सनल मॉडल में भी हमारा क्या हो जाता है, पर्सनल मॉडल में भी हम खुद के बारे में सोचते हैं कि हम कैसे क्रिएटिविटी से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, है ना, इस तरह की ही जानकारी हम उसके अंदर लेते हैं। फिर आपका सोशल इंटरैक्टिव मॉडल, जो आपका सोशल इंटरैक्टिंग मॉडल है, यहाँ पर ही हम सोशल ग्रुप की बात करते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, ग्रुप स्किल्स की बात करते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हम कहाँ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम करते हैं सोशल इंटरैक्टिव मॉडल में। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सोशल इंटरैक्शन मॉडल आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, मॉडल ऑफ टीचिंग इज मींट फॉर, शिक्षण का एक मॉडल किसके लिए है। अच्छा, जब शिक्षण का मॉडल की तो हमने तो बात कर दी, तो शिक्षण का मॉडल किसके लिए होता है। फर्स्ट वन है आपका टीचर, सेकंड वन है आपका रिकॉर्डिंग स्टूडेंट एक्टिविटी, थर्ड वन है आपका क्रिएटिंग सुटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट, फोर्थ है आपका स्टूडेंट इवैल्यूएशन। तो अब आपने बताना है कि टीचिंग मॉडल्स को हम क्यों बनाते हैं। तो हम यहाँ पर अगर बात करें तो टीचर्स के लिए, तो टीचर्स के लिए तो हम नहीं बनाते, क्योंकि ये तो टीचर खुद बनाता है, क्योंकि टीचर तो इसको खुद से फ्रेम करता है। फिर है आपका रिकॉर्डिंग स्टूडेंट एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने को तो हम इवैल्यूएशन कहते हैं ना, असेसमेंट इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें आ जाती है हमारी जब भी हम रिकॉर्डिंग की बात करते हैं या रिकॉर्ड की बात करते हैं। फिर है आपका क्रिएटिंग सुटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट, तो हम क्लासरूम को क्या करते हैं, फैसिलिटेट करने के लिए या अपनी टीचिंग्स को बहुत ज़्यादा एनहांस करने के लिए, स्टूडेंट में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, है ना, स्टूडेंट को समझने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए ही हम मॉडल ऑफ टीचिंग का यूज़ करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ टीचिंग मॉडल हेल्प फॉर टीचर टू क्रिएट अ रिचर एंड मोर डाइवर्स एनवायरनमेंट फॉर। अब है शिक्षण प्रतिमान शिक्षकों के लिए एक समृद्ध और अधिक विविध वातावरण बनाने में मदद करता है। अब हमने ये बताना है कि जो टीचिंग मॉडल है वो टीचर्स क्या करते हैं, उससे किसके अंदर टीचर जो है क्रिएटिविटी, इंटरेस्ट या उनके डाइवर्स एनवायरनमेंट को एनहांस करने के लिए ये मॉडल बनाया जाता है। फर्स्ट है टीचर, सेकंड है स्टूडेंट, थर्ड है पेरेंट्स, फोर है प्लानर। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पर करके दे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट है अ पैटर्न और प्लान विच कैन बी यूज टू शेप of curriculum or course to select instructional material and to guide or teach action is called, teachers action is called। इसको क्या कहते हैं, एक पैटर्न योजना जिसका उपयोग पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम को आकार देने, शिक्षण सामग्री का चयन करने और शिक्षक की कार्यवाही करने में मार्गदर्शन के लिए उपयोग किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं। फर्स्ट वन है आपका फंक्शन ऑफ टीचिंग, सेकंड है आपका फैक्टर ऑफ टीचिंग, थर्ड है आपका मेथड ऑफ टीचिंग, फोर्थ है आपका मॉडल ऑफ टीचिंग। तो आपने इसमें से मुझे आंसर करना है। अगर हम बात करें शिक्षण के कार्यों को तो फंक्शन ऑफ टीचिंग तो हम इसको नहीं कहेंगे। फिर है आपका फैक्टर ऑफ टीचिंग, अब शिक्षक का कारक भी हम इसको नहीं कहेंगे। फिर है आपका मेथड ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग तो हमने बहुत सारे पढ़े थे, जिसमें हमने ह्यूरिस्टिक मेथड पढ़ा था, लेक्चर पढ़ा था, लेक्चर मेथड पढ़ा था, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन पढ़ा था, लेबोरेटरी मेथड पढ़ा था, हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पढ़ा था, प्रोजेक्ट मेथड पढ़ा था। तो इस तरह के हमने बहुत सारे मेथड पढ़े थे। तो वहाँ पर भी हमने कुछ इस तरह की चीज़ नहीं पढ़ी थी कि जिसके अंदर क्या करते हैं, हम पाठ्य योजना को तैयार करते हैं या एक तरह से हम फ्रेमवर्क करते हैं। तो मॉडल ऑफ टीचिंग में ही हमने क्या पढ़ा था कि जहाँ पर हम करिकुलम को शेप देते हैं या फिर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं और टीचर के लिए एक एज अ गाइड की तरह ये काम करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 मॉडल्स ऑफ टीचिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेथड ऑफ टीचिंग हैव बीन डेवलप्ड टू हेल्प फॉर टीचर्स टू इम्प्रूव हिज कैपेसिटी टू। अब हम बात करेंगे एक शिक्षक को अपनी क्षमता में सुधार करने में मदद करने के लिए शिक्षण के प्रतिमान विकसित किए गए हैं। तो आपने यही बताना है अब, ठीक है। फर्स्ट है आपका इन्फ्लुएंस अदर मेंबर ऑफ सोसाइटी, रीच मोर चिल्ड्रन, टेक एक्स्ट्रा क्लास,
लिव लाइफ विदाउट प्रॉब्लम्स। तो आपने ये बताना है कि शिक्षण जो मेथड ऑफ टीचिंग है ना, जो टीचिंग के मेथड्स है या शिक्षण को अधिक क्षमता में सुधार के लिए में मदद करने के लिए शिक्षण के जो प्रतिमान हैं उनके विकास किए गए। तो इनके विकास हम क्यों करते हैं? पहला है आपका कि समाज के किसी लोगों को हमने इन्फ्लुएंस करना है या कि समाज के सदस्यों को हमने इन्फ्लुएंस करना है उसके लिए, या फिर हमने बच्चों तक पहुँचना है, बहुत ज़्यादा बच्चों तक पहुँचना है उसके लिए, या फिर हमने अतिरिक्त कक्षा लेनी है, एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी है उसके लिए, या फिर बिना समस्या के जीवन जीना है इसके लिए। तो आई थिंक आपको इसका आंसर समझ आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? रीच टू मोर चिल्ड्रन। अब हम बहुत अधिक बच्चों तक कब पहुंच सकते हैं? जब हमारे पास क्या होगा कि हमारी शिक्षा अधिक क्वालिटी वाली होगी, है ना, बहुत अधिक सुधार वाली होगी, एकदम अच्छे से हम बच्चों को समझा पा रहे हैं, तभी तो हम बहुत सारे बच्चों तक कनेक्ट कर पाएंगे ना, अधिक बच्चों तक पहुंच पाएंगे। तो इसलिए ही हम क्या करते हैं, हम इसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं या शिक्षण प्रतिमान का विकास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेजर थ्योरिस्ट ऑफ पर्सनल मॉडल। अब व्यक्तिगत प्रतिमान के प्रमुख सिद्धांतकार कौन थे? पर्सनल मॉडल की यहाँ पर बात हो रही है। तो फर्स्ट वन है आपका हर्बर्ट एंड जॉन डीवे, सेकंड है आपका बायरन एंड बेंजामिन, थर्ड है आपका कार्ल रोजर्स एंड द फ्रिट्ज-पर्ल्स, फोर्थ है आपका नन ऑफ दीस। तो आपने इसमें से मुझे बताना है पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में कि पर्सनल मॉडल जो है उसके थ्योरिस्ट कौन है या उसके सिद्धांतकार कौन है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा आपका कार्ल रोजर। ठीक है, कार्ल रोजर एंड साथ ही साथ आपका फ्रिट्ज-पर्ल्स आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 कार्ल रोजर है ये। ठीक है, कार्ल CARL। ये जब टाइपिंग करते हैं तो उस टाइम पे गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, कार्ल रोजर ROGERS, कार्ल रोजर्स एंड फ्रिट्ज-पर्ल्स। ठीक है, तो इन्हीं को ही क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत मॉडल का प्रमुख सिद्धांतकार कहा जाता है। अगर हम बात करें कार्ल रोजर और फ्रिट्ज-पर्ल्स की, तो इनके अनुसार क्या था? जो कार्ल रोजर है उनका मानना था कि हमने खुद से चीज़ों को सोचना है। तो इन्होंने नॉन डायरेक्टिव मॉडल्स दिया है, यानी कि गैर निर्देशात्मक मॉडल्स की ये बात करते हैं। अगर हम बात करें फ्रिट्ज-पर्ल्स की, तो इन्होंने क्या बात की है? इन्होंने अवेयरनेस ट्रेनिंग मॉडल की बात की है, यानी कि जागरूकता की बात की है, इंटरडॉलमेंट की इन्होंने बात की है। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर हम बात करें फर्स्ट की हर्बर्ट एंड जॉन डीवे की, हर्बर्ट एंड जॉन डीवे जो है ये किसके अंदर आते हैं? ये हमारे सोशलिस्ट आते हैं, यानी कि सोशल मॉडल्स के बारे में ये बात करते हैं। ठीक है, सोशल मॉडल की जहाँ पर भी बात होगी वहाँ पर हर्बर्ट एंड साथ ही साथ जॉन डीवे का नाम आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बायरन एंड बेंजामिन्स की, तो बायरन एंड जो बेंजामिन है इनकी बात आप कहाँ पर देखने को मिलती है? इनकी जो बात है वो हमें मिलती है देखने के सोशल एनक्वायरी मॉडल्स के अंदर। तो बायरन एंड बेंजामिन जो है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं? ये भी एक तरह के सोशलिस्ट है ना, सोशल मॉडल इन्होंने भी दिया है, उसके ऊपर ये फोकस करते हैं। तो हमें पता चल गया हर्बर्ट जॉन डीवे, इसके साथ साथ बायरन एंड बेंजामिन, ये सारे कौन से हैं हमारे? ये हमारे बात करते हैं सोशल्स के बारे में, यानी कि सोशल डेवलपमेंट मॉडल के बारे में। अगर हम इसकी भी एग्जैक्ट बात करें तो हर्बर्ट जो है और जॉन डीवे है, ये बात करते हैं ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल की, कि समूह में रहकर चीज़ों को हमने डिस्कवर करना है। अगर हम बायरन एंड बेंजामिन की बात करें तो बायरन एंड जो बेंजामिन है आपके, ये बात करते हैं सोशल इंक्वायरी मॉडल्स की, यानी कि सोशल प्रॉब्लम्स की। ठीक है, तो आई थिंक आपको पूरा यहाँ से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें द मेजर थ्योरिस्ट ऑफ कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल इज। अब हम बात करेंगे कि कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल्स के कौन थे प्रमुख सिद्धांतकार। ये हमने बहुत ही डिटेल में कहा था कि जब हमने कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल्स की बात की थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका जेरोम ब्रूनर, सेकंड है आपका हिल्डा टावा, थर्ड है आपका डेविड आशुबेल, फोर्थ है आपका रिचर्ड सचमैन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जेरोम ब्रूनर्स। अगर हम बात करें हिल्डा टाबा की, तो हिल्डा टाबा ने भी क्या बात की थी? हिल्डा टाबा का भी एक तरह से हम बात कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ही था। तो इन्होंने बात की थी इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल्स की। तो इन्होंने किसकी बात की थी? इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल की। अगर हम इसके बाद बात करें डेविड आशुबेल की, तो डेविड आशुबेल का भी हमने कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा था डेविड आशुबेल के बारे में।
तो अगर हम डेविड एशवेल की बात करें तो इन्होंने एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल्स की बात की थी, ठीक है। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल में हमने क्या बात की थी कि एक तरह से क्या है, ये वर्बल फ्रेजेस एंड ग्राफ्स की बात करते हैं, आइडियाज़ और न्यू कंसेप्ट को जोड़ने की बात करते हैं ना, इंस्ट्रक्शनल टूल की तरह काम करते हैं। फिर है आपका रिचर्ड सचमैन। अब रिचर्ड सचमैन की भी हमने बात की थी एनक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल्स के अंदर, जहाँ पर हमने क्या करना है, बच्चों के अंदर एक तरह की साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको पूरे समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्ट दैट शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज कॉल्ड। अब सामान्य गुण साझा करने वाली वस्तुओं की श्रेणी को क्या कहते हैं, या इस श्रेणी को क्या कहा जा सकता है। फर्स्ट है आपका एट्रीब्यूट, सेकंड है आपका रूल, थर्ड है आपका कंसेप्ट, फोर्थ है आपका फैक्ट। तो आपने फटाफट से आंसर करना है कि एक जैसी कैटेगरीज की श्रेणी में रखने वाली चीज़ों को हम क्या कहते हैं। ये मैंने आपको कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल में अच्छे से डिस्कस करवाया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा आपका कंसेप्ट। अब कंसेप्ट क्यों आ जाएगा इसका आंसर, आप ये सोच रहे होंगे। तो कंसेप्ट इसलिए आएगा क्योंकि कंसेप्ट के अंदर ही क्या करते हैं, हम बहुत सारी सेम चीज़ों के बारे में हम कॉमन प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। ये हमने डेफिनेशन में भी बात की थी कि क्या होता है हमारा कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या होता है, इट इज़ अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिक्चर्स ऑफ सम थिंग्स विच शेयर कॉमन प्रॉपर्टी। यह किसी चीज का मानसिक प्रतिनिधित्व चित्र है जो कि सामान्य गुणों को साझा करता है। अगर हम बात करें एट्रीब्यूट्स की, तो एट्रीब्यूट्स की मैंने आपसे बात की थी कि गुण के बारे में बताता है, कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएगा, डिफरेंशिएशन के बारे में बताएगा, किसमें क्या सामान्य है, क्या इसमें एक दूसरे से डिफरेंट है या अलग है। अगर हम बात करें रूल्स की, तो रूल्स में क्या आती है, स्पेसिफिक डेफिनेशन आ जाएगी, स्पेसिफिक कंसेप्ट आ जाते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें फैक्ट्स की, तो फैक्ट्स क्या होते हैं, रॉ मटेरियल होता है ना आपके पास पहले डेटा के रूप में, तो वो क्या हो जाते हैं, फैक्ट हो जाते हैं, तथ्य हो जाते हैं, किसी चीज़ के पीछे की रीजनिंग हो जाती है। बट कंसेप्ट क्या हो जाता है, जहाँ पर हम सामान्य गुण साझा करने वाली वस्तुओं को एकदम कैटेगराइज करके रख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड द लर्नर इन द टीचिंग मॉडल। अब टीचिंग मॉडल के बीच जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं कि बच्चों और टीचर के बीच कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये एलिमेंट्स की बात कर रहा है यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट, सेकंड है आपका न्यूट्रिएंट इफेक्ट, फोर्थ है आपका प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन एंड फोर्थ है आपका सोशल सिस्टम। फर्स्ट की अगर हम बात करें तो निदेशात्मक प्रभाव, सेकंड है आपका पोषक प्रभाव, ये पोषक होना था ना, पोशाक नहीं होना था, पोषक। पोषक क्या होता है, न्यूट्रिशन वाला पोषक, ठीक है, पोषक, पोषक प्रभाव। फिर आना था आपका प्रतिक्रिया का सिद्धांत एंड सामाजिक व्यवस्थाएं। तो आपने फटाफट से इसका आंसर करना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सोशल सिस्टम। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर ही बात की थी कि यहाँ पर डिस्कशन होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में डिस्कशन होता है। यहाँ पर हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं, बच्चों के पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों को देखते हैं, है ना, उनके कंसेप्ट को देखते हैं, उनको हम एनालिसिस करते हैं, उनकी थिंकिंग की, ये सारी बातें हमने यहाँ पर की थी। और यहाँ पर ही टीचर और स्टूडेंट के बीच एक मिनी सोसाइटी डेवलप हो जाती है, कहाँ पर, सोशल सिस्टम के अंदर। अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, तो प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन में क्या होता था, यहाँ पर टीचर सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, मोटिवेट करता है, ठीक है, मोटिवेट करता है बच्चों को, साथ ही साथ में यहाँ पर थोड़ा बहुत रिएक्शन भी देता है। बट जब ही हम बात करते हैं एक संबंध बनने की बच्चों और स्टूडेंट्स के बीच, तो वो कहाँ पर बनता है, सोशल सिस्टम के अंदर ही बनता है। ये दो फर्स्ट की तो हमारी होगी नहीं ना, निर्देशात्मक प्रभाव, जहाँ पर हम इंस्ट्रक्शन देंगे, तो इंस्ट्रक्शन तो हम देते नहीं है बच्चों को, है ना, इंस्ट्रक्शन का क्या लेना देना है बच्चों और टीचर्स के संबंध के बीच में से। फिर है आपका न्यूट्रेटिंग यानी कि पोषक प्रभाव, तो ये भी हमारा यहाँ से निगलेक्ट हो जाता है। तो हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचती है, तो उसमें से भी हमें पता है कि मिनी सोसाइटी कहाँ बनती है, सामाजिक व्यवस्था यानी कि सोशल सिस्टम के अंदर। तो वहीं पर ही क्या होगा, बच्चों और जो टीचर हैं उनके बीच क्या होगा, एक तरह का एक अच्छा संबंध डेवलप हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन ऑफ द न्यूट्रिएंट इफेक्ट ऑफ एनक्वायर टीचिंग मॉडल इज। पूछताछ शिक्षण मॉडल के पोषक प्रभाव में से एक है। अब हमने जब बात की थी किसकी, एनक्वायरी टीचिंग मॉडल की, तो एनक्वायरी टीचिंग मॉडल हमने लास्ट में पढ़ा था। तो ये मॉडल किसने दिया था, ये मॉडल आपके पास दिया था रिचर्ड सचमैन ने। तो इनके अकॉर्डिंग अब बताना है, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग बताना है कि इस मॉडल के थ्रू हम किस चीज़ को डेवलप कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका इंडक्टिव रीजनिंग यानी कि विवेचनात्मक तार्किकता, सेकंड है आपका स्पिरिट ऑफ क्रिएटिविटी, रचनात्मकता की आत्मा को इंक्रीज करना,
करना। थर्ड है आपका स्पेसिफिक कंसेप्ट फॉर्मेशन, विशिष्ट अवधारणा का निर्माण। फोर्थ है आपका नन ऑफ दिस। तो अगर हम एलिमिनेशन टेक्निक की यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले आपको पता चल गया कि कंसेप्ट फॉर्मेशन तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो कंसेप्ट अटेनमेंट में आता है। फिर आपके पास दो बच जाती है, इंडक्टिव रीजनिंग एंड साथ ही साथ आपकी बन जाती है स्पिरिट ऑफ क्रिएटिविटी। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है हमारी? इंडक्टिव रीजनिंग हमारी होती है जहाँ पर हम सिंपल सी बात करते हैं ना। अब अगर हम बच्चों की बात करें तो इंक्वायरी के ऊपर हमने बात की थी, यहाँ पर हमने बच्चों के अंदर क्या करना है, यहाँ पर हमने बच्चों के अंदर डिडक्टिव रीजनिंग को एनहांस करना है, तो ये गलत हो जाता है हमारा यहाँ से। तो एक ही बच जाता है स्पिरिट ऑफ क्रिएटिविटी। इंडक्टिव रीजनिंग क्यों नहीं होगा यहाँ पर? क्योंकि इंडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं, हमारे को पता है सीधा सीधा कि फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूले से हम कहाँ जा रहे हैं, एग्जाम्पल की ओर जा रहे हैं, तो वो क्या हो गया हमारा इंडक्टिव रीजनिंग। बट जब हम करते हैं डिडक्टिव रीजनिंग की बात, तो हम पहले किसी चीज़ को देखते हैं, मान लो हमने कोई चीज़ देख ली, उसके बाद हम उसका फॉर्मूला खुद से बनाते हैं या उसके रूल्स हम बाद में खुद से सेट करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा डिडक्टिव रीजनिंग। तो हमने यहाँ पर इंक्वायरी की जब हमने बात की थी, तो उसके अंदर हमने एक बच्चों के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करना था। साइंटिफिक एटीट्यूड कब डेवलप होगा? जब बच्चे किसी चीज़ को देखेंगे, देखने के बाद क्या करेंगे, उसके लिए कुछ रूल्स लगाएंगे, रेगुलेशन रूल्स बनाएंगे उसके लिए, फिर रूल्स बनाने के बाद वो उसको एक्सप्लेन करेंगे, तभी क्या होगा बच्चों के अंदर हमारी जो है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल्स का इम्प्लीकेशन हम कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्पिरिट ऑफ क्रिएटिविटी बच्चों के अंदर ला देते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे खुद से क्या करना सीखेंगे, चीज़ों को समझना सीखेंगे, खुद की क्रिएटिविटी से चीज़ों को बनाना सीखेंगे, है ना, तोड़ मरोड़ कर चीज़ों को बनाना सीखेंगे। जैसे कि हमने एक कार का एग्जांपल यहाँ पर लिया था कि एक छोटा बच्चा होता है, जब उसके पास एक छोटी सी कार लेकर आते हैं तो वो क्या करता है, उसके सारे पुर्जे निकाल कर उसको देखने लग जाता है और दोबारा से उसको जोड़ देता है। तो वो क्या है, वो उसकी उस टाइम पे क्रिएटिविटी को एनहांस कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोशल इंटरेक्शन मॉडल मेजर थ्योरिस्ट। अब हम बात करेंगे कि सामाजिक संपर्क मॉडल के प्रमुख सिद्धांतकार कौन है। सोशल की बात यहाँ पर हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट है आपका विलियम ग्लेजर, सेकंड है आपका हर्बर्ट, थर्ड है आपका जॉन डीवे, फोर्थ है आपका ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको समझ आ गया होगा, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। अगर हम बात करें सबसे पहले विलियम ग्लेजर्स की, तो इन्होंने सेल्फ अंडरस्टैंडिंग सोशल ग्रुप की बात की थी। तो इन्होंने सबसे पहले क्लासरूम मीटिंग मॉडल की बात की थी, ठीक है, क्लासरूम मीटिंग मॉडल की बात किसने की थी, विलियम ग्लेजर ने। सेकंड अगर हम बात करें हर्बर्ट की, तो हर्बर्ट ने किसकी बात की थी, हर्बर्ट ने बात की थी ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल की, ठीक है, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल की। फिर है आपका थर्ड जॉन डीवे ने भी ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल की ही बात की है। तो आपके ये सारे ही क्या है, सोशल इंटरेक्शन मॉडल के मेजर थ्योरिस्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मॉडल ऑफ टीचिंग इज। अब मॉडल शिक्षण प्रतिमान क्या है? फर्स्ट है आपका प्लान और पैटर्न यूज टू शेप करिकुलम, आकार देने के लिए प्रयुक्त योजना या पैटर्न। सेकंड है आपका हेल्पिंग मटेरियल, एक तरह का सहायक सामग्री है। थर्ड है आपका ऑब्जर्वेशन मेथड यानी कि अवलोकन विधि है। फोर्थ है आपका टीचिंग इंस्ट्रक्शन यानी कि शिक्षण निर्देश है। तो अब आप सबसे पहले अगर एलिमिनेशन टेक्निक की बात करें तो आपको पता है ऑब्जर्वेशन मेथड यहाँ पर नहीं आएगा, फिर आपको 3 एक सी लग रही है, बट इसमें भी जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज होती है उसको ही आपने सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी आती है, सबसे ज़्यादा वेटेज आपकी आएगी प्लान एंड और पैटर्न यूज टू शेप करिकुलम की। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। वैसे तो ये हेल्पिंग मटेरियल की तरह भी काम करता है, क्लासरूम के अंदर टीचिंग इंस्ट्रक्शंस की तरह भी काम करता है, टीचर्स को इंस्ट्रक्शन देने के लिए काम करता है, बट सबसे जो अप्रोप्रिएट इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा प्लान और पैटर्न यूज टू शेप करिकुलम, क्योंकि हमने फ्रेमवर्क की बात करी है यहाँ पर, इसलिए मैं बार बार फ्रेमवर्क पर फोकस कर रही हूँ, क्योंकि ये क्या है, एक की पॉइंट है इसका लर्न करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल इज गिवन बाय जॉयस एंड वैली इन विच ईयर। जॉयस एंड वैली द्वारा सूचना प्रसारण मॉडल किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था। तो जॉयस एंड वैलीज की हम क्लासिफिकेशन की बात क्यों करते हैं, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड है, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त है, ये मॉडर्न एरा में इसको सबसे ज़्यादा माना जाता है। तो इसी की क्लासिफिकेशन के बेसिस पर ही हम क्या करते हैं, मॉडल्स की बात करते हैं या फैमिलीज ऑफ मॉडल्स की हम बात करते हैं। तो इन्होंने ये कब दिया
किया? ऑप्शन नंबर 1 है 1972, ऑप्शन नंबर 2 है 1974, ऑप्शन नंबर 3 है 1971 एंड ऑप्शन नंबर 4 है 1976। तो इसका राइट आंसर है 1972। तो इसकी मैंने बात कब की थी आपके साथ, जॉयस एंड वैलीज की, जब हमने फर्स्ट वीडियो इसकी बनाई थी। तो वहाँ पर हमने डिटेल में बात की थी कि इन्होंने क्या किया था। इन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, सोशल इंटरेक्शन मॉडल, पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल्स की बात की थी। और उसके अंदर भी इन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स को ही ज़्यादातर हमने जो हमारे सिलेबस में था उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था कि इसके अंदर इनके 6 मॉडल आते हैं, जिसके अंदर हम इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल जो कि हिल्डा टाबा ने दिया है उसकी बात करते हैं। फिर हमने इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल की बात की थी, रिचर्ड सचमैन, जो कि हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। फिर उसके बाद साइंस इंक्वायरी मॉडल की बात करते हैं जो कि जोसेफ जी सचवाब ने दिया है। फिर हम कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल की बात करते हैं जेरोम ब्रूनर का, ये भी हमने डिटेल में पढ़ा है। फिर डेवलपमेंटल मॉडल 5वें नंबर का इनका जो आता है वो जीन पियाजे ने दिया है, ठीक है। जीन पियाजे के साथ इनके 2-3 और को वर्कर थे। फिर हम एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल की बात करते हैं जो कि डेविड आशुवेल ने दी है, तो इसकी हमने बात की थी। फिर इनका आता है सेकंड जो है सोशल। अब सोशल डेवलपमेंट मॉडल के अंदर हमने बात की थी हर्बर्ट एंड जॉन डीवे की, तो इन्होंने ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल की बात की थी। फिर हम बात करते हैं क्लासरूम मीटिंग मॉडल जो कि विलियम ग्लेजर ने दिया था। फिर सोशल इंक्वायरी मॉडल जो कि बायरन ने दिया है और बेंजामिन ने दिया है। फिर हम बात करते हैं लेबोरेटरी मेथड की जो कि नेशनल ट्रेनिंग लेबोरेटरी के थ्रू दिया गया था। फिर है आपका उसके बाद रोल प्लेइंग मॉडल जो कि फ्रांसिस ने दिया है और इसके साथ साथ जिरोज ने भी दिया है, ठीक है। तो ये आपके कुछ एक सोशल मॉडल्स थे। एंड सोशल स्टिमुलेशन मॉडल भी एक आपका आ जाता है सोशल डेवलपमेंट मॉडल के अंदर, जो कि आपका किसने दिया है, बोराकॉक ने दिया है, ठीक है। फिर है आपका पर्सनल डेवलपमेंटल मॉडल 3rd नंबर का, जो जिसके अंदर आपके कार्ल्स रोजर ने नॉन डायरेक्शनल मॉडल यानी कि गैर निर्देशात्मक मॉडल की बात जहां पर की थी। फिर है आपका अवेयरनेस ट्रेनिंग मॉडल, जागरूकता का मॉडल, जो कि फिट्स पर्ल्स ने दिया है। फिर है आपका विलियम गार्डन ने आपके सिंथेटिक मॉडल्स दिया है एंड उसके बाद डेविड हंट ने आपका वैचारिक प्रणाली का मॉडल, जिसको कि हम कंसेप्चुअल सिस्टम मॉडल के नाम से जानते हैं। एंड फिर है आपका बिहेवियर मॉडिफिकेशन जहां पर हमने बिहेवियर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक 4 मॉडल थे और 4 मॉडल के अंदर भी सब क्लासिफिकेशन इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसेप्चुअल सिस्टम मॉडल इज गिवन बाय, वैचारिक प्रणाली मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? फर्स्ट है डेविड हंट, सेकंड है विलियम गार्डन, थर्ड है आपका फ्रिट्ज पर्ल, फोर्थ है आपका कार्ल रोजर। तो अगर हम बात करें फर्स्ट की डेविड हंट की, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बोला था डेविड हंट ने ही किसकी बात की थी, कंसेप्चुअल सिस्टम मॉडल की बात की थी, ठीक है। कंसेप्चुअल सिस्टम मॉडल यानी कि वैचारिक प्रणाली की, ये किसकी बात करते हैं, वैचारिक प्रणाली की। इनका क्या मानना है कि अब हमने क्या करना है, अपनी जो पर्सनल कॉम्प्लेक्सिटी है और जो हमारी जो पर्सनल कॉम्प्लेक्सिटी है उसको क्या करना है, फ्लेक्सिबल बनाना है। अपनी डिज़ाइनिंग की जो हमारी कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करना है। एक तरह से ये क्रिएटिविटी की बात करते हैं, खुद की बात करते हैं कि हमने खुद को अपनी पर्सनैलिटी को कैसे ईजी बनाना है, कैसे फ्लेक्सिबल बनाना है, उसकी ये बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है विलियम गार्डनर। विलियम गार्डनर ने किसकी बात की थी, इन्होंने एक बात की है सिंथेटिक मॉडल की। किसकी बात करते हैं ये बात करते हैं सिंथेटिक मॉडल की, ठीक है। सी है ये सिंथेटिक मॉडल की, इन्होंने 1961 में ये मॉडल दिया था। तो ये भी बात करते हैं क्रिएटिविटी की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, कि हमने अपनी प्रॉब्लम्स को क्रिएटिविटी के साथ सॉल्व करना है, ये इसकी बात करते हैं। फिर आता है फ्रिट्ज पर्ल्स, इनकी हमने बहुत बार बात कर दी है, इन्होंने अवेयरनेस ट्रेनिंग मॉडल यानी कि जागरूकता मॉडल की बात की है। फिर है आपका कार्ल रोजर, इन्होंने नॉन डायरेक्टिव मॉडल की बात की है यानी कि गैर निर्देशात्मक मॉडल की बात की है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, खुद से सोचते हैं, खुद की थिंकिंग होती है हमारी हर प्रॉब्लम के पीछे, कि हम खुद के सॉल्यूशन निकालते हैं, खुद की रीजनिंग लगाते हैं। तो ये इस चीज़ की बात करते हैं। तो आई थिंक आपको पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल, सोशल लर्निंग मॉडल और इसके साथ साथ आपका जो हमने बात की थी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, हर मॉडल के बारे में पता चल गया होगा। तो इसमें से आपके मोस्टली यही क्वेश्चन बनेंगे, या तो डायरेक्ट आपसे मॉडल्स के बारे में पूछ सकते हैं कि इस मॉडल्स को किसने दिया है, थ्योरिस्ट की बात पूछ सकते हैं। मोस्टली जो आपके 3 मॉडल है आपने ज़्यादातर उस पर फोकस करना है, बट इसके साथ साथ आप इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल पर भी ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, जहाँ पर हमने 6 तरह के मॉडल्स की बात की थी। तो आई थिंक आपका पूरा कंसेप्ट अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छे से चीज़ें समझ आ गई होगी।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक और आप मुझे अब कमेंट करके बता देना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं इसमें से। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा लर्निंग मटेरियल, यानी कि प्रेपरेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल की हम बात करेंगे। तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा उसको बनाने में, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे हमारे ऐसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं जिसको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो देखते हैं, अगर कल तक हो जाता है कंप्लीट तो मैं कल ही करवाऊंगी, अगर नहीं होता है तो मैं परसों तक तो आपका कंप्लीट करवा ही दूंगी। अगर हमारा कल नहीं होता है तो मैं आपको हाफ ही कल करवा दूंगी एंड हाफ सेकंड पार्ट हम उसका नेक्स्ट कभी कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।